मेरा बॉस भगवान। आज के क्लास में हम शुरू करेंगे सर्कुलर मोशन। कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में अगर घूम रहा है तो दैट पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है कहा जा सकता है। कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में अगर ट्रैवल कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि द पार्टिकल इज़ इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर पाथ में घूमने वाला पार्टिकल का जो मोशन है उसी को सर्कुलर मोशन कहेंगे। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है तो इनिशियल पोजीशन मान लो यहाँ पे है पार्टिकल का, और ये पार्टिकल यहाँ से निकलकर मान लो यहाँ तक पहुँच गया। कोई t इज़ इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है और t इज़ इक्वल टू t नाम के टाइम पे पार्टिकल अगर इस पॉइंट पे पहुँच जाता है तो इनिशियल रेडियस वेक्टर ऐसे रहेगा, फाइनल रेडियस वेक्टर ऐसे रहेगा। अदरवाइज हम ये भी बोल सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर फ्रॉम सेंटर ऐसे रहेगा और फाइनल पोजीशन वेक्टर फ्रॉम सेंटर ऐसे रहेगा। एंड द एंगल बिटवीन दीज टू कैन बी कॉल्ड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच द पार्टिकल हैज़ ट्रैवल्ड। सर्कुलर मोशन में रहने वाला पार्टिकल का इतना एंगल जो है इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जा सकता है। सो थीटा इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा है काइनेमेटिक्स में। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब सर्कुलर मोशन में रहने वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही, साथ साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नाम का नया एक और चीज़ यहाँ पे सर्कुलर मोशन में रहने वाला पार्टिकल के लिए होगा। तो सर्कुलर मोशन में रहने वाला पार्टिकल t इज़ इक्वल टू 0 पे यहाँ पे रहते हुए t इज़ इक्वल टू t पे यहाँ पे अगर पहुँच जाता है तो दिस पर्टिकुलर एंगल इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल थ्रू विच इट हैज़ ट्रैवल्ड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t इज़ इक्वल टू 0 टू t इज़ इक्वल टू t। t इज़ इक्वल टू 0 से t इज़ इक्वल टू t तक का जो टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल में ये सर्कुलर मोशन में रहने वाला पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बन रहा है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, t टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बन रहा है तो यूनिट टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यूनिट टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए थीटा बाई टी। ये जो थीटा बाई टी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम जो है इसको एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। और ये एंगुलर वेलोसिटी जो है इसका सिंबल ओमेगा है। ओमेगा इज द सिंबल फॉर। सो यूनिट टाइम में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन रहा है उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है तो देर विल बी सम क्वांटिटी कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड देर विल बी सम क्वांटिटी फॉर द पार्टिकल कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। इसके अलावा सर्कुलर पाथ में घूमने वाला पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहे इसका कोई गारंटी नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो सकता है। टी टाइम में चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा होगा तो यूनिट टाइम में चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? डेल्टा ओमेगा बाई टी होगा। डेल्टा ओमेगा बाई टी इज़ द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। सो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, अदरवाइज पर यूनिट टाइम, इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सीलरेशन। सो दिस इज हाउ सर्कुलर मोशन में कुछ नए क्वांटिटीज हमको देखने को मिल रहे हैं। सर्कुलर मोशन में सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नाम का क्वांटिटी हमने देखा एंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी, एक और क्वांटिटी।
एंड चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ऐसा 3 नए क्वांटिटीज़ यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 3 नए क्वांटिटीज़ यहाँ पे हमने देखा और इसी के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। टी टाइम इंटरवल में थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बना तो यूनिट टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनेगा, ये हमने पता किया थीटा बाई टी। एंड दैट थीटा बाई टी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है उसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ये सब कुछ हम कह चुके हैं ऑलरेडी इससे पहले। अब इसमें नया क्या कहना चाहता हूँ मैं, अगर मैं डी टी टाइम इंटरवल की कहानी को ऑब्जर्व करूँगा, डी टी नाम का वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में जो वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनता है उसको मैं नोट करूँगा, तो इसमें से व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम करके पता करने की कोशिश करता हूँ। मतलब डी टी नाम का स्मॉल टाइम इंटरवल में डी थीटा नाम का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बनता है, तो यूनिट टाइम इंटरवल में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनता है ये पता करने की कोशिश करूँगा। तो डी थीटा बाई डी टी मिलेगा विच इज़ वंस अगेन एंगुलर वेलोसिटी। ये भी एंगुलर वेलोसिटी है, थीटा बाई टी भी एंगुलर वेलोसिटी है, डी थीटा बाई डी टी भी एंगुलर वेलोसिटी है। सिमिलरली इधर मैं आऊँगा, डी टी नाम का स्मॉल टाइम इंटरवल में डी ओमेगा नाम का स्मॉल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अगर बन रहा है, डी टी नाम का स्मॉल टाइम इंटरवल में डी ओमेगा नाम का स्मॉल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बन रहा है अगर, तो यूनिट टाइम इंटरवल में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनेगा, कितना बनेगा, डी ओमेगा बाई डी टी। तो ये हो गया चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है एंगुलर एक्सेलरेशन, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और ये एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल है आल्फ़ा, तो ये हो रहा है आल्फ़ा। ये भी आल्फ़ा है, ये जो हमने इससे पहले नोट किया ये भी आल्फ़ा है, और ये डी ओमेगा बाई डी टी भी आल्फ़ा है। और जब भी हम लार्ज लार्ज क्वांटिटीज़ को लेके किसी वैल्यू को पता करेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी एवरेज। तो ये हो जाएगा एवरेज अल्फ़ा और ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस अल्फ़ा। ये है इंस्टेंटेनियस अल्फ़ा और ये है एवरेज अल्फ़ा। वैसे ही यहाँ पे हम देखेंगे थीटा बाई टी, टी नाम का लंबा टाइम इंटरवल में ये बड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो बन रहा है, ये बड़े बड़े वैल्यूज़ को लेके जो एंगुलर वेलोसिटी हमने पता किया है ये बनेगा एवरेज, और छोटे छोटे वैल्यूज़ को लेके एंगुलर वेलोसिटी जो हमने पता किया है ये बनेगा इंस्टेंटेनियस। दोनों सेम होंगे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम होंगे इफ़ दी क्वांटिटी इज़ कांस्टेंट। कोई भी क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है तो फिर एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों सेम होंगे। अगर कांस्टेंट नहीं है तो दोनों डेफिनेटली अलग अलग होंगे। यहाँ पे भी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे नोट किया मैंने, ये एवरेज होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। और यहाँ पे हमने देखा है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। और बड़े वैल्यूज़ को कंसिडर करके जो यहाँ पे मिल रहा है दैट इज़ एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। छोटे छोटे वैल्यू, छोटे मतलब वेरी वेरी स्मॉल, छोटे मीन्स वेरी स्मॉल नहीं, वेरी वेरी स्मॉल को कंसिडर करके जो एंगुलर एक्सेलरेशन मिल रहा है दैट इज़ इंस्टेंटेनियस। ये दोनों भी सेम हो सकते हैं अगर अल्फ़ा कांस्टेंट होगा तो। कोई भी एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, इसे सारे वैल्यूज़ जो है, सारे वैल्यूज़ मतलब एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ जो है सेम हो सकते हैं, होंगे डेफिनेटली, सेम डेफिनेटली होंगे जब दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट नहीं होगा तो डेफिनेटली सेम नहीं होंगे। कोई भी क्वांटिटी कांस्टेंट होगा तो एवरेज इंस्टेंटेनियस दोनों सेम मिलेंगे, कांस्टेंट ना होने पे दोनों अलग अलग होंगे, डेफिनेटली सेम नहीं होंगे। अब एक रिलेशन देखते हैं। सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करने वाला पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों के बीच का रिलेशन। रिलेशन बिटवीन, ऐसे बिटवीन को ऐसे लिखता हूँ मैं,
बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन अभी हम पता करने वाले हैं। और किसके केस में? सर्कुलर मोशन में रहने वाला पार्टिकल के लिए, नथिंग बट सर्कुलर मोशन के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ये दोनों के बीच का रिलेशन अभी हम पता करने वाले हैं। कोई पार्टिकल यहाँ से शुरू होके मान लो यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऐसे रहेगा और ये हो जाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर। ये दोनों के बीच का छोटा सा एंगल जो है, ये दोनों के बीच का छोटा सा एंगल जो है, यहाँ पे जो छोटा सा एंगल बन रहा है इसको हम कह सकते हैं डी थीटा। ये जो छोटा सा एंगल बन रहा है इसको हम कह रहे हैं डी थीटा। सो डी थीटा नाम का स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन रहा है इन ये स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी। और ऐसा केस में एंगुलर वेलोसिटी नथिंग बट इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होगा। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। और पार्टिकल यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुँच गया तो ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। दिस मच इज गोइंग टू बी द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। दिस मच इज गोइंग टू बी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का नाम डी एस। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बन रहा है दैट इज डी एस। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एस बाई स्मॉल टाइम डी टी इज इक्वल टू हो जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू, नीचे डी टी है, ऊपर कौन है? डी एस है। डी एस कौन है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक नथिंग बट आर्क का लेंथ। कौन सा आर्क का लेंथ? छोटा सा आर्क का लेंथ। अदरवाइज उस आर्क का लेंथ जो सेंटर पे डी थीटा एंगल बना रहा है, सेंटर पे डी थीटा एंगल सबटेंड करने वाला आर्क का लेंथ डी एस है। सो डी थीटा एंगल बनाने वाला आर्क का लेंथ होता है रेडियस इंटू डी थीटा। बिकॉज हम सब अच्छे से जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, मतलब आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा। स्मॉल आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू स्मॉल थीटा। सो ये छोटा सा आर्क का लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू स्मॉल थीटा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? आर रहेगा एज इट इज़। डी थीटा बाई डी टी को लिखा जा सकता है ओमेगा, और डी थीटा बाई डी टी कौन है? इंस्टेंटेनियस ओमेगा है, इंस्टेंटेनियस ओमेगा। तो कंक्लूजन क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू आर इंटू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इंटू इंस्टेंटेनियस ओमेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल विच इज़ इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में रहने वाला पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन होता है कि v इज इक्वल टू वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा इंस्टेंटेनियस। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। सर्कुलर मोशन में हम अभी देखेंगे रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में बहुत सारे टाइप ऑफ सर्कुलर मोशंस डेफिनेटली होंगे, उनमें से सिंपल वन जो है उसको पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट वन डिस्कस करेंगे। ऐसे सब्जेक्ट डेवलप होते रहता है। तो इस डेवलपमेंट में सबसे पहले हम देखने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स सर्कुलर मोशन सच दैट ओमेगा विल बी कांस्टेंट। कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और उसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये कोई सर्किल है जिसका रेडियस आर है और इस सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है। कैसे ट्रैवल कर रहा है? ओमेगा कांस्टेंट रहते हुए ट्रैवल कर रहा है, कांस्टेंट ओमेगा से ट्रैवल कर रहा है। तो कहना चाहिए द पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स ओमेगा कांस्टेंट। ओमेगा कांस्टेंट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 0, ऐसा भी कहा जा सकता है। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है
such that its angular acceleration is 0, then you can say it is in circular uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहने वाला पार्टिकल का वेलोसिटी देखते हैं। जब पार्टिकल यहाँ पे है, इसके बारे में बात करने से पहले यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करता हूँ। कोई भी पार्टिकल किसी भी रास्ते में ट्रैवल कर रहा हो तो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर हम कंसिडर करेंगे कोई भी पॉइंट के पास, मतलब यहाँ पे रहते हुए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करूँगा तो ऐसे रहेगा वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और बहुत छोटा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। चलो, ये हो रहा है वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ds का डायरेक्शन। और वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी बार इज इक्वल टू ds बार बाई dt। velocity bar means velocity vector is equal to small displacement vector by time। तो यहाँ पे ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का जो भी डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का वही डायरेक्शन होगा। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसे होता है, ऐसे मतलब कौन सा डायरेक्शन में होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन को बता रहा हूँ मैं, ये लंबा जो बता रहा हूँ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को नहीं बता रहा हूँ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन को जो बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। दिस इज नथिंग बट टेंजेंट टू द कर्व। यहाँ पे नहीं, कहीं पे भी हो, यहाँ पे भी मैं ले लूँगा तो यहाँ से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऐसे जो है, ये जो है यहाँ पे जो कर्व है, कर्व का टेंजेंट होगा। सो ds का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहता है। सो वेलोसिटी भी हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहता है। जब भी कोई पार्टिकल ट्रैवल कर रहा हो किसी भी पाथ में, टेंजेंट टू द पाथ जो भी है उस डायरेक्शन में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट रहता है, तो उसी डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन रहता है। अगर किसी सिचुएशन में सिर्फ वेलोसिटी कहा गया है तो इंस्टेंटेनियस ही उसका मतलब है। जब तक क्लियरली एवरेज नहीं कहा जाएगा एवरेज वेलोसिटी नहीं होगा। वेलोसिटी मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ओनली, अनलेस देर इज़ क्लियर सिग्नल टुवर्ड्स एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के तरफ क्लियर इशारा नहीं, जब तक नहीं रहेगा तब तक वेलोसिटी का मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अदरवाइज सिंपली वेलोसिटी विल बी ऑलवेज अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो यहाँ पे जब पार्टिकल रहेगा तो इसका पार्टिकल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐसे रहेगा। और थोड़ी देर के बाद पार्टिकल यहाँ अगर पहुँच जाएगा तो वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐसे रहेगा। ठीक है, ये बात तो सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ही नहीं, सबके लिए सही है। तो ये बात हम यहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं, चाहो तो 2 बार हमने डायग्राम बनाया, यहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं। मतलब वेलोसिटी जो है टेंजेंशियल होता है। जब भी कोई पार्टिकल कोई भी पाथ में जब ट्रैवल करता है वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। ये बात हमेशा सही है और इस बात के लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करके बोलने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सर्कुलर मोशन हो, और सर्कुलर मोशन की होने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई भी मोशन हो वेलोसिटी डायरेक्शन ऑलवेज टेंजेंशियल। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है टेंजेंशियल रहता है। और हम जानते हैं, अभी हमने देखा है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओमेगा फॉर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इन दोनों के बीच का रिलेशन अभी हमने देखा है ऐसे। और यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है तो v भी कांस्टेंट, यहाँ पे जितना v है यहाँ पे उतना ही v, वही v। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे चेंज नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है मीन्स एक्सेलरेशन हाई करके बोलना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड चेंज हो, वेलोसिटी तो चेंज हो गया कहा जाएगा। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन चेंज हो या फिर मैग्नीट्यूड चेंज हो, दैट क्वांटिटी चेंज हो गया कहा जाएगा। सो इन केस ऑफ वेलोसिटी आल्सो ओनली डायरेक्शन हियर चेंजिंग। यहाँ पे तो देखेंगे हम, तो सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो या सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो या दोनों चेंज हो तो वेलोसिटी चेंज हो गया कहा जाएगा। डेफिनेटली देयर विल बी चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब एक्सेलरेशन होगा। तो अभी हमारा काम है एक्सेलरेशन कितना है ये पता करना, अभी हमारा काम है। तो एक्सेलरेशन मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पता करने के इंटरेस्ट में आगे हम बढ़ रहे हैं। तो हमारा अभी सही हेडिंग होगा एक्सेलरेशन।
एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन ऑलरेडी हम कह चुके हैं एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, हमको पता करना है अभी एक्सीलरेशन। मान लो पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे है और स्मॉल टाइम इंटरवल के बाद यहाँ पे पहुँच गया। सो ये हो गया dt नाम का टाइम इंटरवल में पार्टिकल यहाँ से निकल कर यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। जब यहाँ पे था वेलोसिटी v है, जब यहाँ पे है तब भी वेलोसिटी v है। यहाँ पे जब था तब टेंजेंशियल, यहाँ पे जब था यहाँ पे भी टेंजेंशियल। तो यहाँ पे जब था तब वेलोसिटी को मैं v2 कहता हूँ और इस पॉइंट पे रहते हुए जो वेलोसिटी है उसको मैं कहता हूँ v1। ऐसे दो वेलोसिटीज़, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है बट डायरेक्शन बदल रहा है, इसलिए दो अलग अलग नाम दिए हमने। और उसी बात को एक और डायग्राम में अगर देखना चाहेंगे तो ऐसे हम देख सकते हैं। इस पॉइंट पे जब था पार्टिकल तब वेलोसिटी ऐसे रहेगा, जिसको मैं v1 कह रहा हूँ। और स्मॉल टाइम इंटरवल dt के बाद पार्टिकल यहाँ पे पहुँच रहा है और यहाँ पे पहुँचने के बाद वेलोसिटी टेंजेंशियल, यहाँ का टेंजेंट ऐसे इधर इस डायरेक्शन में रहेगा। सो दिस इज़ हाउ द वेलोसिटी इज़ चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मुझे चाहिए क्या? एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन मतलब कौन सा? एवरेज कि इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस ही। कोई भी क्वांटिटी जब तक एवरेज नहीं कहा जाएगा तब तक एवरेज की बात होगी ही नहीं, हमेशा इंस्टेंटेनियस की बात ही होगी। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन स्पेशली बोलने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार बोल रहा हूँ मैं। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी कितना है यहाँ पे? चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा v2 माइनस v1 बार बार बार। चेंज इन वेलोसिटी को dv कह रहा हूँ। क्यों dv कह रहा हूँ? बिकॉज द चेंज इन वेलोसिटी स्मॉल। क्यों स्मॉल? क्योंकि द टाइम इंटरवल इज स्मॉल। स्मॉल टाइम इंटरवल में स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी ही होगा, लार्ज चेंज इन वेलोसिटी हो नहीं सकता। तो स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू v2 माइनस v1। सो दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स और ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। सो दिस इज नथिंग बट सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्शन के बारे में नहीं लिख रहा हूँ मैं, फिलहाल यहाँ पे बात हो रही है चेंज इन वेलोसिटी dv का मैग्नीट्यूड। dv इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स, तो उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला है हमारे पास वेक्टर्स में, दैट इज 2p साइन थीटा बाई 2। 2 मतलब 2, p मतलब यहाँ पे v है, p मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर। तो यहाँ पे जो v1 है v2 है दोनों का मैग्नीट्यूड v है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स 2p साइन थीटा बाई 2। साइन साइन है, थीटा मतलब इन दोनों के बीच का एंगल। v1 v2 के बीच का एंगल क्या होगा? पार्टिकल यहाँ था dt टाइम के पहले, dt टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया, तो ये होगा d थीटा, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ये दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है, ये दोनों लाइन के बीच का भी वही एंगल होगा, क्योंकि v1 जो है इस लाइन को परपेंडिकुलर, v2 जो है इस लाइन को परपेंडिकुलर। ऑलरेडी इससे पहले नंबर ऑफ टाइम्स हम कह चुके हैं, जब कोई दो सेट ऑफ लाइन्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो दोनों सेट्स के बीच का एंगल सेम रहेगा। फिर एक बार अगर देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, ये एंगल है थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन का परपेंडिकुलर बनाता हूँ ऐसे, फिर इस लाइन का परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ और ये एंगल मुझे पता करना है। ये देखो ये थीटा है और ये 90 है, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये बन जाएगा थीटा क्योंकि ये पूरा 90 है, परपेंडिकुलर ना, ये लाइन जो है इस लाइन को परपेंडिकुलर है, तो ये 90, तो ये पूरा एंगल 90 होगा, ये 90 हो गया, इधर थीटा है तो ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। सो ये दोनों लाइन्स को, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच का एंगल भी थीटा है, इन दोनों के बीच का मीन्स अल्टीमेटली द कंक्लूजन इज दैट whenever two set of lines are perpendicular to each other then angle between the two sets will be same. So
ये दोनों लाइन ये दोनों को परपेंडिकुलर है, इसीलिए ये दोनों के बीच का एंगल डी थीटा होगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी डी थीटा होगा। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स डी थीटा बाई 2। तो डी का मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे तो बन रहा है 2v साइन डी थीटा बाई 2। साइन ऑफ स्मॉल एंगल जो है स्मॉल एंगल होता है, इसीलिए डी थीटा बाई 2 साइन को हटा के साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है वेन एवर थीटा इज स्मॉल। सो यहाँ पे थीटा स्मॉल नहीं वेरी वेरी स्मॉल है, तो डेफिनेटली साइन डी थीटा होगा एंड साइन डी थीटा बाई 2 होगा। तो वही नोट किया गया है, ये 2 कैंसिल हो गया और हमको मिल रहा है डी वी इज इक्वल टू वी डी थीटा। अब यहाँ पे चलता हूँ मैं, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी जो है वी डी थीटा बाई डी टी। तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू वी इंटू डी थीटा बाई डी टी, नथिंग बट ओमेगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वी ओमेगा बन रहा है और यही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है। इतने बार इंस्टेंटेनियस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, नहीं लिखनी भी चाहिए, ठीक है, लिख दिया मैंने फ़िलहाल। तो v लिख लिया मैंने, v ओमेगा के प्लेस में v बाई आर लिखा जा सकता है, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर बाई आर। तो एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर है और एक्सेलरेशन v ओमेगा है और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये भी कहा जा सकता है कि ओमेगा इंटू v नथिंग बट आर ओमेगा, सो आर ओमेगा स्क्वेयर। एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वेयर या फिर v स्क्वायर बाई आर या फिर v ओमेगा बन रहा है। दिस इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहने वाला पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमने पता किया। तो हमको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहने वाला पार्टिकल का एक्सेलरेशन मिला है v स्क्वायर बाई आर अदरवाइज v ओमेगा, v स्क्वायर बाई आर अदरवाइज v ओमेगा अदरवाइज r ओमेगा स्क्वायर। दिस इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखो, जब पार्टिकल यहाँ पे है इसका वेलोसिटी v1 और थोड़ी देर के बाद पार्टिकल इस पोजीशन पे पहुँचा और वेलोसिटी जो है टेंजेंशियल रहते हुए इधर का नया डायरेक्शन बनेगा। तो ऐसे रहने वाला जो वेलोसिटी थोड़ा इधर बेंड हुआ और यहाँ पे पार्टिकल आएगा तो और बेंड होगा और यहाँ पे पार्टिकल आ जाएगा तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। यहाँ पे वर्टिकल है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ऐसा वेलोसिटी का डायरेक्शन जो ऐसे था, थोड़ी देर के बाद इधर बेंड हुआ, थोड़ी देर के बाद और इधर बेंड हुआ और बेंड हुआ और बेंड हुआ और बेंड हुआ, ऐसे ऐसे वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलते जा रहा है। तो ये जो v1 v2 है, इन दोनों को एक ही पॉइंट से हम दिखाने की कोशिश करेंगे तो फिर डायग्राम ऐसे बना सकते हैं। तो ये हुआ v1, यहाँ से v1 ऐसे दिखा रहा हूँ और v2 कैसे है, लेफ़्ट बेंड होके है। तो v2 ये v1 है तो v2 v1 से लेफ़्ट बेंड होके है। कितना बेंड हुआ, दोनों के बीच का एंगल कितना है, डी थीटा। सो डी थीटा एंगल बेंड होके लेफ़्ट डायरेक्शन में v2 है। तो ये v1 है, ये v2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए दोनों का लेंथ भी यहाँ पे सेम लिया मैंने। और देखो यहाँ पे ये एंगल डी थीटा जो वेरी स्मॉल है, ये एंगल जो है डी थीटा है और वेरी स्मॉल है, तो ये ऑलमोस्ट ज़ीरो मान सकते हैं। और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ट्रायंगल में, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इसका अपोजिट साइड v2, इसका अपोजिट साइड v1, v2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों एंगल्स का अपोजिट साइड से सेम है, तो ये दोनों एंगल सेम होनी चाहिए और ये ज़ीरो है, मतलब ये 90 होनी चाहिए, क्योंकि टोटल सम ऑफ ऑल द एंगल्स होता है 180। तो 0 प्लस यहाँ का एंगल प्लस यहाँ का एंगल 180 होना चाहिए और ये दोनों इक्वल होना चाहिए, मतलब ये 90 होना चाहिए। सो दिस एंगल मस्ट बी 90, मतलब ये डी का डायरेक्शन, तो ये डी का डायरेक्शन v1 को परपेंडिकुलर है। ये डी कैसे हुआ देखते हैं। एक बार हम इधर चलते हैं, यहाँ पे आराम से देखते हैं कि ये कोई पार्टिकल यहाँ पे है और पार्टिकल यहाँ से निकलकर यहाँ तक ट्रैवल किया, तो ये बनता है डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्टिकल ट्रैवल किया, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। और इसको कहते हैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर और इसको कहते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर। अब ट्रायंगल लॉ जो हम जानते हैं, इसको यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे
तो आर वन बार ऐसे हैं और एस बार ऐसे हैं, आर वन बार और एस बार दोनों सेम आर्डर में हैं, इसीलिए प्लस आएगा। लेकिन आर टू बार जो है इन दोनों का अपोजिट आर्डर में है, तो माइनस आर टू बार इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें से एस बार इज इक्वल टू होता है आर टू बार माइनस आर वन बार। एस बार कैसे है देखो, आर वन का एंड से आर टू का एंड तक है, आर वन का एंड से आर टू का एंड तक जो है दैट इज़ एस बार, एंड दैट इज़ आर टू माइनस आर वन। मतलब आर वन का एंड से आर टू का एंड तक जो वेक्टर रहता है दैट इज़ आर वन का एंड से आर टू का एंड तक जो वेक्टर रहता है दैट इज़ आर टू माइनस आर वन करके हम यहाँ पे जान सकते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, पार्टिकल यहाँ पे है इनिशियली, बाद में पार्टिकल यहाँ पे पहुँच रहा है, तो इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट और इसको कहेंगे इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फिर इसको कहेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर। ट्रायंगल अप्लाई करेंगे तो आर वन बार जिस आर्डर में है एस बार भी उसी आर्डर में है तो प्लस होगा, लेकिन आर टू बार अपोजिट आर्डर में है माइनस आर टू बार इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें से एस बार इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन होता है। एस बार कैसे है, आर वन का एंड से आर टू का एंड तक है, मतलब आर वन का एंड से आर टू का एंड तक जो वेक्टर होता है दैट इज़ आर टू माइनस आर वन करके हम याद रख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि वी वन यहाँ पे वी वन है, वी वन का एंड से वी टू का एंड तक जो वेक्टर यहाँ पे बना हुआ है दिस इज़ वी टू माइनस वी वन, नथिंग बट डी वी। वी वन का एंड से वी टू का एंड तक जो वेक्टर यहाँ पे बना हुआ है दैट इज़ वी टू माइनस वी वन, दैट इज़ नथिंग बट डी वी होगा। तो डी वी का डायरेक्शन कैसे है, वी वन को परपेंडिकुलर है। यहाँ पे एक्सेलरेशन का फार्मूला देखो, एक्सेलरेशन बार इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बार बाय टाइम। सो जो भी चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रहेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में होता है एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन होता है वी वन को परपेंडिकुलर लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे वी वन कैसे है, तो कैसे है वी वन ऐसे है, वी वन वर्टिकल है, वी वन को परपेंडिकुलर ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स सेंटर बन रहा है, ऐसे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर, यहाँ से यहाँ पे रहने वाला पार्टिकल का एक्सेलरेशन ऐसे बन रहा है जो टुवर्ड्स सेंटर बन रहा है। तो टुवर्ड्स सेंटर बनने वाला ये जो एक्सेलरेशन है इसको कहा जाता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल मतलब सेंटर के तरफ रहने वाला एक्सीलरेशन। तो ये सेंटर के तरफ रहने वाला एक्सीलरेशन का फार्मूला हमको मिला है या तो वी स्क्वेयर बाई आर या फिर वी ओमेगा या फिर आर ओमेगा स्क्वेयर। तो इनमें से कोई भी जो है एक्सेलरेशन हमने जो पता किया है इसको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहा जाता है, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स सेंटर है। तो यूनिफॉर्मली नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहने वाला पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है टुवर्ड्स सेंटर रहता है और उसका वैल्यू वी स्क्वेयर बाई आर होता है। और ये टुवर्ड्स सेंटर रहने वाला एक्सेलरेशन को सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहने वाला पार्टिकल जो है इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर ऐसे रहता है। जब पार्टिकल यहाँ पे है तो एक्सेलरेशन ऐसे रहेगा, पार्टिकल यहाँ पहुँचने के बाद एक्सेलरेशन वंस अगेन रहेगा टुवर्ड्स सेंटर, फिर पार्टिकल यहाँ पहुँचने के बाद वंस अगेन एक्सेलरेशन रहेगा टुवर्ड्स सेंटर। तो ऐसे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रहता है टुवर्ड्स सेंटर हमेशा फॉर ए पार्टिकल विच इज़ इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहने वाला पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड सेंटर रहता है, तो इसका नाम है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और इसका वैल्यू है या तो वी स्क्वेयर बाई आर या फिर आर ओमेगा स्क्वेयर या फिर वी ओमेगा। ये बात हमने देखी है। और अभी देखते हैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात वही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। तो कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा तो उसका नेट फोर्स क्या है देखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है m, एक्सेलरेशन है वी स्क्वेयर बाई आर, और डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। सो ये जो नेट फोर्स है एक्टिंग ऑन ये पार्टिकल
in uniform circular motion which is directed towards center which is equal to mv square by r, that is called as centripetal force. तो centripetal force is a net force. सेंट्रीपेटल फोर्स जो है नेट फोर्स है। चलो यहीं पे एक ख़ास बात, सिंपल पॉइंट है फिर भी जानना ज़रूरी है, वो ये है कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स ऐसे एक्ट हो रहा है 10, एक फोर्स ऐसे एक्ट हो रहा है 7, तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स हम नोट करेंगे तो नेट फोर्स होगा 3 राइट साइड। ये 3 जो है नेट फोर्स है। 3 नेट फोर्स है करके जब हम नोट कर रहे हैं तब मतलब नेट फोर्स जब डायग्राम में दिखा रहे हैं, व्हेन वी शो नेट फोर्स एज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, देन अब 10 दिखाएंगे क्या? यहाँ पे 3 के साथ 10 दिखाएंगे क्या? 3 के साथ 10 दिखाना सही है कि नहीं है? बिल्कुल गलत है। और ये 3 के साथ 7 दिखाना सही है क्या? बिल्कुल गलत है। सो जब भी नेट फोर्स डायग्राम में नोट किया जाएगा, whenever net force we note in the diagram as acting on the object, नेट फोर्स ही ऑब्जेक्ट पे एक्ट होने वाला फोर्स जैसा अगर हम दिखा रहे हैं तो बाकी कोई फोर्स वहाँ पे दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी सबका जो भी सारे फोर्सेस का नेट इफेक्ट ही यहाँ पे दिखा। सिंपल बात है, वेरी सिंपल बात है, लेकिन हम मिस्टेक करते हैं, इसीलिए इसको एक बार समझाया जा रहा है। सिचुएशन में एक्चुअली 2 फोर्सेस हैं, दोनों का नेट फोर्स 3 है, तो नेट फोर्स 3 इस पे एक्ट हो रहा जैसा हम अगर दिखाएंगे तो ये दोनों को नहीं दिखाना चाहिए, ये दोनों क्या और जितने भी रहेंगे उन सबको नहीं दिखाना चाहिए। मीन्स जब भी नेट फोर्स डायग्राम में हम दिखाएंगे तो कोई और फोर्स वहाँ पे दिखाना नहीं चाहिए। Whenever we show the net force as force acting on the object, then any other force will not be there in the diagram. वैसे ही यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स जो है नेट फोर्स है, तो नेट फोर्स अगर डायग्राम में हम दिखाएंगे मतलब सर्कुलर मोशन में घूमने वाला पार्टिकल पे फोर्स जो एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स सेंटर, नेट फोर्स जो एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स सेंटर, उसको मैं नोट अगर करूँगा तो कोई और फोर्स यहाँ पे नोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी फोर्सेस पे एक्ट हो रहे हैं उनका नेट इफेक्ट ही mv²/r है। तो वेन एवर सेंट्रीपेटल फोर्स शोन इन द डायग्राम, एनी अदर फोर्स शुड नॉट बी शोन इन द डायग्राम। सिमिलरली सारे फोर्सेस को अगर हम दिखाना चाहते हैं, ये देखो इसी सिचुएशन से रिलेटेड जो भी फोर्सेस हैं, सारे फोर्सेस मतलब 10 एक इधर है, 7 एक इधर है, सारे फोर्सेस को हम नोट करेंगे तब इस डायग्राम के अंदर नेट फोर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, नेट फोर्स का रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा। नेट फोर्स मिल जाएगा, 10-7 नेट फोर्स होगा, लेकिन नेट फोर्स का रिप्रेजेंटेशन डायग्राम में नहीं रहेगा। जब नेट आएगा तो बाकी सब हट जाएंगे, जब बाकी सब रहेंगे तो नेट नहीं रहेगा। जब भी कोई डायग्राम में फोर्स हम दिखा रहे हैं तो नेट फोर्स अगर हम दिखाएंगे तो बाकी फोर्सेस नहीं रहेंगे। यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स नेट फोर्स है, तो वेन एवर यू शो द सेंट्रीपेटल फोर्स एज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, देन एनी अदर फोर्स शुड नॉट बी देयर इन द डायग्राम। एंड इफ यू नोट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, इसी सिचुएशन में सर्कुलर मोशन की सिचुएशन में इफ़ यू शो ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी पार्टिकल, फॉर एग्जांपल पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इस पे एक फोर्स इधर एक्ट हो रहा है जिसका नाम F1 है, एक और इधर एक्ट हो रहा है जिसका नाम F2 है, एक और इधर एक्ट हो रहा है जिसका नाम F3 है। ऐसे मान लो 3-4 फोर्सेस इस पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है, जैसा हम अगर दिखा रहे हैं, जो भी एक्ट हो रहे हैं एक्चुअली सिचुएशन में वही हम एक्ट हो रहा है जैसा डायग्राम में अगर दिखा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे नेट फोर्स नहीं दिखाना चाहिए। ओके, कोई नई बात नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन मिस्टेक होती है इसलिए बताया जा रहा है। तो पॉइंट ये है कि वेन एवर सेंट्रीपेटल फोर्स कम्स इनटू पिक्चर, एनी अदर फोर्स विल नॉट बी देयर इन द पिक्चर। When all the forces in the picture, then centripetal force will not be there इन द पिक्चर। इसका नेट इफेक्ट सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, इन सब का नेट इफेक्ट सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, बट सेंट्रीपेटल फोर्स डायग्राम में देखने को नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के किसी भी डायग्राम में सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में नोट करोगे तो बाकी फोर्सेस के बारे में नोट नहीं करना चाहिए, और सारे फोर्सेस के बारे में नोट कर रहे हो तो फिर सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में नोट नहीं करना चाहिए, बिकॉज सेंट्रीपेटल फोर्स इज नेट फोर्स। तो एक बार और कंक्लूड कर रहा हूँ मैं कि
सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नॉट वन ऑफ द फोर्स बट इट इज़ नेट फोर्स। नेट फोर्स है इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा तो बाकी कोई नहीं आएगा, और नेट फोर्स है इसीलिए सारे फोर्सेस को नोट करेंगे तो सारे फोर्सेस के साथ साथ सेंट्रीपिटल फोर्स भी वन ऑफ द फोर्स है करके नोट करना गलत बात होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अकेला आएगा, और जब सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा पिक्चर में डायग्राम में देखने को सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा तो बाकी फोर्सेस देखने को नहीं मिलेंगे, बाकी फोर्सेस देखने को मिलेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स देखने को नहीं मिलेगा। ये कोई नया बात हमने यहाँ पे बनाया जैसा कुछ भी नहीं है, सिंपली एक मिस्टेक हमसे होता है बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वन ऑफ द फोर्स जैसा हमको लगता है, उसके वजह से डायग्राम में सेंट्रीपिटल फोर्स को वन ऑफ द फोर्स जैसा नोट करने की मिस्टेक हम करने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसीलिए यहाँ पे वार्न कर रहा हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स वन ऑफ द फोर्स नहीं है, नेट फोर्स है। चलो आगे बढ़ते हैं। जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहेगा, जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहेगा तब उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स सेंटर, और उस पार्टिकल पे नेट फोर्स एक्ट होगा टुवर्ड्स सेंटर जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये नेट फोर्स नहीं है, अगर ये नेट फोर्स नहीं है तो फिर एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। एक्सेलरेशन नहीं रहेगा तो पार्टिकल का वेलोसिटी नहीं बदलेगा, डायरेक्शन में हो या मैग्नीट्यूड में हो नहीं बदलेगा, मतलब पार्टिकल ऐसे चले जाएगा, पार्टिकल ऐसे स्ट्राइट चले जाएगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता तो सेंट्रीपिटल फोर्स होने के वजह से पार्टिकल ऐसे स्ट्राइट ना जाते हुए सर्कुलर पाथ में घूमते रहेगा। कंटिन्यूसली सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस करते रहेगा तो कंटिन्यूसली सर्कुलर पाथ में घूमते रहेगा। अगर कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस करना बंद कर दिया, इफ़ देर इज़ नो सेंट्रीपिटल फोर्स, देन पार्टिकल स्ट्राइट लाइन में चले जाएगा, जिस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी है उस पॉइंट के पास उसी डायरेक्शन में स्ट्राइट चले जाएगा। तो यहाँ पे एक और हम नज़रिए से इसको देख सकते हैं, वो ये है कि मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइट ट्रैवल कर रहा है v वेलोसिटी से, पार्टिकल का इंटेंशन है कि स्ट्राइट ट्रैवल करे। अगर हम इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करके देंगे इसको, मतलब बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस और सिंगल फोर्स वाट एवर इट में भी, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में mv²/r को इक्वल फोर्स, mv²/r को इक्वल फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो फिर ये पार्टिकल स्ट्राइट जाना छोड़ के सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करना शुरू करेगा। तो स्ट्राइट ट्रैवल करने वाला पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में लेके आने के लिए, स्ट्राइट ट्रैवल करना मतलब यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में रहने वाला पार्टिकल को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लाने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स है विच इज़ इक्वल टू mv²/r। तो यूनिफॉर्म मोशन में रहने वाला पार्टिकल पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होना अगर शुरू होता है तो यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैन आल्सो बी अंडरस्टूड एज ए फोर्स रिक्वायर्ड, ए फोर्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिफॉर्म मोशन इनटू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए जो फोर्स की ज़रूरत होगी टुवर्ड्स सेंटर, और अदरवाइज जिस नेट फोर्स की ज़रूरत होगी टुवर्ड्स सेंटर, उसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अल्टीमेटली सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में कुछ बातें यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में नंबर 1, इट इज़ नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर के तरफ रहने वाला नेट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, और इट इज़ नॉट वन ऑफ द फोर्स, बहुत सारे फोर्सेस में वन ऑफ द फोर्स नहीं है, ये नेट फोर्स है, वन, इट इज़ नॉट वन ऑफ द फोर्स। नंबर ऑफ फोर्सेस में ये भी एक फोर्स है, ऐसी बात नहीं है, ये नेट फोर्स है, और इट इज़ ये फोर्स required to convert uniform motion
इनटू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए जिस फोर्स की ज़रूरत होगी टुवर्ड्स सेंटर, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट वन ऑफ द फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ऑन ए पार्टिकल इन यूसीएम, ऑन ए पार्टिकल इन यूसीएम, ऑन ए पार्टिकल, ए पी फॉर पार्टिकल, ऑन ए पार्टिकल, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ऑन ए पार्टिकल इन यूसीएम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहने वाला पार्टिकल पे नेट फोर्स जो एक्ट होता है टुवर्ड्स सेंटर, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड इट इज नॉट वन ऑफ द फोर्स, एंड इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिफॉर्म मोशन इनटू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में डिफरेंट एंगल्स में समझ सकते हैं। चलो नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं उसका नाम होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसके बारे में जो हमको पता करना होगा, समझना होगा, उनमें से सबसे पहली बात जो हमको समझनी है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है सूडो फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूडो फोर्स। सूडो फोर्स किसको दिखाई देता है? एक्सीलरेशन से ट्रैवल करने वाला ऑब्जर्वर को दिखाई देता है। तो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, पार्टिकल का मास m है और ये पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्राइट ट्रैवल कर रहा है v वेलोसिटी से। पार्टिकल है, पार्टिकल स्ट्राइट ट्रैवल कर रहा है, सर्कुलर पाथ में ट्रैवल नहीं कर रहा है, स्ट्राइट ट्रैवल कर रहा है। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। यहाँ पे मतलब एक्चुअली ऑब्जर्वर होगा जहाँ पे पार्टिकल है वहीं पे ऑब्जर्वर होगा, और ऑब्जर्वर भी v वेलोसिटी से ही ट्रैवल कर रहा है। लेकिन ऑब्जर्वर v वेलोसिटी से स्ट्राइट ट्रैवल नहीं कर रहा है, ऑब्जर्वर v वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है। ऑब्जर्वर सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर होगा टुवर्ड्स सेंटर, मतलब डाउनवर्ड्स रहेगा, v²/r। जितना वेलोसिटी से पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है उतना ही वेलोसिटी से ऑब्जर्वर भी ट्रैवल कर रहा है, लेकिन पार्टिकल स्ट्राइट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं है। लेकिन ऑब्जर्वर सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। ऑब्जर्वर है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ऑब्जर्वर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, पार्टिकल तो स्ट्राइट ट्रैवल कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है। और ऐसा ऑब्जर्वर जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, जिसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर है, v²/r है, इस ऑब्जर्वर को इस पार्टिकल पे एक फोर्स एक्ट हो रहा जैसा दिखाई देता है, दैट इज सूडो फोर्स। एक्चुअली नहीं रहता है लेकिन है जैसा दिखाई देता है। सूडो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। मास है m, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर है v²/r, तो mv²/r हो जाएगा सूडो फोर्स। और डायरेक्शन किधर रहेगा? ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट होगा। तो ये जो सूडो फोर्स है इसी को कहा जा रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द सूडो फोर्स ऑब्जर्व्ड बाय ए ऑब्जर्वर who is having same velocity as that of particle, being at the same position as that of particle, but moving in uniform circular motion. To this particular observer, whatever pseudo force is observable, that is called as centrifugal force. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है सूडो फोर्स है, ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ पार्टिकल एट सेम पोजीशन एज दैट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल जहाँ पे है वहीं पे रहते हुए, पार्टिकल जितना वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है उतना ही वेलोसिटी से ट्रैवल करते हुए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहने वाला ऑब्जर्वर को दिखाई देने वाला सूडो फोर्स जो है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला भी हमको mv²/r ही मिलता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है सूडो फोर्स है। सूडो फोर्स मतलब डेफिनेटली वन ऑफ द फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात करना चाहेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर एक्ट होता है और ये नेट फोर्स नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है नेट फोर्स नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वन ऑफ द फोर्स है, बहुत सारे फोर्सेस में ये भी एक फोर्स है एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। सो दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो कहानी हमने यहाँ पे देखा है इसमें पार्टिकल सर्कुलर मोशन में नहीं है, ऑब्जर्वर सर्कुलर मोशन में है।
ठीक है, फिर आगे की बात देखते हैं। आगे की बात में मान लो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक और फोर्स अप्लाई करके मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ऐसे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करके, कोई तो डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करके इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मान लो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, तो इस पार्टिकल पे, इस ऑब्जर्वर को लगेगा इस पार्टिकल पे नेट फोर्स ज़ीरो है जैसा लगेगा, क्योंकि एज पर दिस ऑब्जर्वर इस पार्टिकल पे एक ही फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और कोई फोर्स नहीं था पहले। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैंसिल करने जैसा एक और फोर्स इस पर अप्लाई किया जाएगा, तो इस पार्टिकल पे नेट फोर्स ज़ीरो दिखाई देगा। इस ऑब्जर्वर को इस पे नेट फोर्स ज़ीरो दिखाई देगा, तो इसका वेलोसिटी भी ज़ीरो दिखाई देगा, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। तो ऑब्जर्वर को इसका वेलोसिटी ज़ीरो लगेगा और ऑब्जर्वर को इसका नेट फोर्स, इस पे एक्ट होने वाला नेट फोर्स ज़ीरो दिखाई दे रहा अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैंसिल होने के बाद। सो ये पार्टिकल इस ऑब्जर्वर को रेस्ट में दिखाई देगा। तो पार्टिकल विल बी एट रेस्ट एज पर द ऑब्जर्वर इफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज कैंसिल्ड बाय सम अदर एक्सटर्नल फोर्स। कोई एक्सटर्नल फोर्स से, कोई एक्सटर्नल फोर्स के वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर कैंसिल होता है, तो फिर इस ऑब्जर्वर को इस पार्टिकल पे नेट फोर्स ज़ीरो दिखाई देगा। फिर ये पार्टिकल इस ऑब्जर्वर को रेस्ट में दिखाई देगा। इस ऑब्जर्वर को पार्टिकल रेस्ट में दिखाई देने का मतलब ये होता है कि पार्टिकल वही कर रहा होगा जो ऑब्जर्वर कर रहा है। अगर दो लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं, तो दोनों जो है, मतलब दोनों के लिए ये दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में दिखाई देते हैं। तुम ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन ट्रैवल कर रहा है, और तुम्हारे सामने बैठा हुआ आदमी तुमको रेस्ट में दिखाई देगा, और तुम्हारे सामने बैठा हुआ आदमी को तुम रेस्ट में दिखाई दोगे, क्योंकि दोनों एक ही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रेन में जा रहे हैं। मतलब ट्रेन जितना वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, और तुम्हारे सामने रहने वाला भी उतना ही वेलोसिटी से, तुम भी उतना ही वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हो। वेन एवर टू पार्टिकल्स आर हैविंग सेम वेलोसिटी एंड सेम एक्सीलरेशन, देन बोथ विल बी लुकिंग लाइक एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अदरवाइज सिंपली ये भी बोल सकते हैं, जब कोई दो पार्टिकल एक दूसरे को रेस्ट में दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों एक ही एक्टिविटी कर रहे होंगे। मतलब ये ऑब्जर्वर को ये पार्टिकल रेस्ट में दिखाई दिया, इसका मतलब ये होगा ये पार्टिकल वही कर रहा होगा जो ये ऑब्जर्वर कर रहा है। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है, तो पार्टिकल भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करेगा आफ्टर कैंसिलिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज दैट फोर्स which must be cancelled, which must be cancelled for UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जिस फोर्स को कैंसिल करना जरूरी है, उस फोर्स का नाम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करके कहा जा सकता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कहानी की जब बात कर रहे हैं, तब सेंट्रीपेटल होता ही नहीं है, क्योंकि 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 ये पार्टिकल रेस्ट में दिखाई दे रहा है। कब? सर्कुलर मोशन में घूमने के टाइम में ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर घूम रहा है, तो ये रेस्ट में दिखाई देगा इस ऑब्जर्वर को, और इस पे एक्ट होने वाला नेट फोर्स ज़ीरो होता है। नेट फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, और नेट फोर्स इस सिचुएशन में नेट फोर्स ज़ीरो। नेट फोर्स ज़ीरो मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स ज़ीरो, मीन्स सेंट्रीपेटल फोर्स विल बी absent व्हेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज प्रेजेंट। जब फ्यूगल रहता है तब पेटल नहीं रहता, जब पेटल रहता है तब फ्यूगल नहीं रहता। नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर जो है सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, और इस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स कैंसिल करेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स कैंसिल करेगा, तो नेट फोर्स ज़ीरो होगा। व्हेन इट इज़ ट्रैवलिंग इन सर्कुलर पाथ, नेट फोर्स ज़ीरो हुआ, सर्कुलर पाथ में घूमने वाला पार्टिकल के लिए नेट फोर्स ज़ीरो हो रहा है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स ज़ीरो हो रहा है। तो वेन एवर सेंट्रीफ्यूगल इज कंसिडर्ड, सेंट्रीपेटल विल नॉट बी देयर। और इससे पहले हमने सेंट्रीपेटल की बात की, तब सेंट्रीफ्यूगल का कोई रोल नहीं होता है वहाँ पे। तो पेटल फ्यूगल में एक ही प्रेजेंट रहता है, दोनों प्रेजेंट नहीं रहते हैं। डेफिनेटली वही बात सही होगी, बिकॉज कोई आदमी बस में जा रहा होगा, तो उसको लगेगा कि सारे पेड़ जो है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं जैसा लगता है। बस में जाने वाला को पेड़ पीछे जा रहा जैसा लगता है, लेकिन रेस्ट में रहने वाला को यहाँ कोई खड़ा हुआ है, तो इसके लिए तो
ये जो ट्री जो है, ये जो पेड़ जो है रेस्ट में दिखाई देगा। बस में जाने वाला को ये मोशन में है जैसा दिखाई देगा, और बाहर खड़ा हुआ आदमी को ये रेस्ट में है जैसा दिखाई देगा। तो जिसको रेस्ट में दिखाई देगा उसको मोशन में बिल्कुल नहीं दिखाई दे सकता, जिसको मोशन में दिखाई देगा उसको रेस्ट में बिल्कुल नहीं दिखाई दे सकता। ऐसा रेस्ट में रहने वाला ऑब्जर्वर को दिखाई देने वाली बातें और मोशन में रहने वाला ऑब्जर्वर को दिखाई देने वाली बातें अलग अलग होते हैं। वहाँ की बातें यहाँ नहीं होते, यहाँ की बातें वहाँ नहीं होते। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की कहानी जब हमने बात की, वहाँ पे कोई ऑब्जर्वर के बारे में हमने बात नहीं की मतलब ऑब्जर्वर रेस्ट में रहता है। तो रेस्ट में रहने वाला ऑब्जर्वर को सेंट्रीपिटल फोर्स दिखाई देता है, तो ऐसे सर्कुलर मोशन में रहने वाला ऑब्जर्वर को सेंट्रीपिटल फोर्स दिखाई नहीं देता है। सो दैट इज़ हाउ सेंट्रीपिटल फोर्स के प्रेजेंस में सेंट्रीफ्यूगल नहीं रहता, सेंट्रीफ्यूगल के प्रेजेंस में सेंट्रीपेटल नहीं रहता। फ्यूगल के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट नेट फोर्स, इट इज़ वन ऑफ द फोर्स, एंड इट इज़ सूडो फोर्स। ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ सूडो फोर्स। और ये भी कहना चाहिए हमको यहाँ पे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ दैट फोर्स विच मस्ट बी कैंसिल्ड फॉर यूसीएम, मस्ट बी कैंसिल्ड फॉर यूसीएम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जिस फोर्स को कैंसिल करना जरूरी है, दैट फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सर्कुलर मोशन को बनाने के लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को बनाने के लिए, इससे पहले मैंने कहा था कि सेंट्रीपेटल फोर्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स को डेवलप करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फोर्स फॉर यूसीएम। मतलब किसी पार्टिकल को यूसीएम में लाने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स को लेना पड़ेगा या फिर सेंट्रीफ्यूगल को हटाना पड़ेगा। या तो सेंट्रीपेटल को डेवलप करो या फिर सेंट्रीफ्यूगल को हटाओ, ये दोनों में से एक एक्टिविटी हमको करना है। और एक बात यहाँ पे याद रखना है कि पेटल रहते हुए फ्यूगल नहीं रहता, फ्यूगल रहते हुए पेटल नहीं रहता। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।